इसमें जैपनीज एनकेफेलाइटिस रह गई थी। अब जैपनीज एनकेफेलाइटिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आप बताएंगे, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर जैपनीज एनकेफेलाइटिस? आर्बोवायरस या फ्लेवीवायरस? फ्लेवीवायरस लिखते हैं। आर्बोवायरस की चलो वेरिएंट है, फ्लेवीवायरस विल बी मोस्ट स्पेसिफिक, फ्लेवीवायरस। और ये कौन सा है? ग्रुप बी वायरस नो। और इसका वेक्टर कौन सा है? आपको दिक्कत नहीं? तो वेक्टर इज ओके, तो वेक्टर इज क्यूलेक्स। क्यूलेक्स कौन सा? ट्राई याद रख लो, तो ट्राई के आगे और जो भी कुछ है बस क्यूलेक्स ट्राई याद कर लो, है ना? इट बिकम्स इजियर। अब जैपनीज एनकेफेलाइटिस की 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना? देयर आर 3 स्टेजेस। पहली है प्रोड्रोमल स्टेज, दूसरा है एनकेफेलाइटिक स्टेज, एनकेफेलाइटिक स्टेज, एंड ये पोस्ट एनकेफेलाइटिक या सीक्वली, ठीक है ना? तो 3 स्टेजेस होती हैं इसकी, प्रोड्रोमल, एक्यूट एनकेफेलाइटिस या पोस्ट। तो जो प्रोड्रोमल स्टेज होती है यहाँ पर आपको फीवर, माइल्जिया, जीआई अपसेट जो कि वायरल सिम्टम्स होते हैं। जो एनकेफेलाइटिक स्टेज होती है वो एनकेफेलाइटिक स्टेज में बेसिकली आपको ये सिम्टम्स के बाद सीएनएस मैनिफेस्टेशन मिल जाता है, जिसमें आपको क्या होता है? न्यूकल रिजिडिटी होती है, और अगर फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट वगैरह होना शुरू होती है तो आपको हेमीप्लेजिया, पेरीप्लेजिया, ये सारी की सारी चीज़ें मिलने लगती हैं। लेस्ट सीक्वली ऑफ जापानीज एनकेफेलाइटिस इज जितने भी सीएनएस मैनिफेस्टेशन होते हैं वो दिस बिकम्स, और वो बिकम्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे में बिकम परमानेंट। तो ये चीज़ होती है। और सबसे ख़राब बात क्या है? जापानीज एनकेफेलाइटिस के पास इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, एंड इट गोज एज हाई एज 30%। 30% लोग जो जापानीज एनकेफेलाइटिस से सफ़र करते हैं, दे कैन डेथ इज पॉसिबल इन दोज केसेस। लेकिन जो जापानीज एनकेफेलाइटिस की पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्या है, जो इसकी साइकिल होती है, डज इट इन्वॉल्व ह्यूमन बीइंग? जापानीज एनकेफेलाइटिस में क्या ह्यूमन बीइंग साइकिल का पार्ट होता है? नो, इट इज एन इंसिडेंटल होस्ट, इंसिडेंटल डेड एंड होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग्स। साइकिल बेसिकली पिग और मॉस्किटो के बीच में चलती है, एंड पिग्स एक्ट एज एन एम्पलीफायर्स। पिग्स इसके अंदर एम्पलीफायर्स होते हैं। पिग्स, मॉस्किटो, पिग्स के बीच में साइकिल चलती है बेसिकली, एंड देयर आर स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स और मॉस्किटो के बीच में वहाँ पर भी साइकिल चलती रहती है। लेकिन मोस्ट कॉमनेस्ट साइकिल फॉर जापानीज एनकेफेलाइटिस, जो कि हम लोग कई बार इस चीज़ को ओवरलुक करते हैं कि ह्यूमन बीइंग तो आते ही नहीं है साइकिल में, और अगर ह्यूमन बीइंग साइकिल में आते हैं तो इंसिडेंटल होस्ट्स होते हैं बिकॉज ऑफ पिग्स। पिग्स में इतना तेज मल्टीप्लिकेशन होता है, इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से ह्यूमन बीइंग्स में आते हैं, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर डेड एंड होस्ट, एंड दे आर इंसिडेंटल होस्ट, और साइकिल में नहीं आते हैं जापानीज एनकेफेलाइटिस की साइकिल में। अब जापानीज एनकेफेलाइटिस के प्रिवेंशन के बारे में बात कर लें, तो प्रिवेंशन में जो मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स हैं वो तो आपके रहेंगे। दूसरा हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं वैक्सीन की। और क्यूलेक्स ऐसा डर्टी वाटर मॉस्किटो होता है ना? क्यूलेक्स इज अ डर्टी वाटर मॉस्किटो, इसलिए ये जापानीज एनकेफेलाइटिस कहाँ पर एंडेमिक है? गोरखपुर रीजन में, जहाँ पर पैडी ज़्यादा होता है। पैडी जहाँ पर होता है वो क्या होता है? डर्टी वाटर होता है, कि लोग वहाँ पर क्रीपिंग करते हैं, मडी ड्रिपी वाटर होता है। तो वो अब वैक्सीन होती है, तो उसकी 2 वैक्सीन की डोजेस कब कब लगाई जाती हैं? कब लगाई जाती है जापानीज एनकेफेलाइटिस की वैक्सीन? 9 कंप्लीटेड मंथ्स, एंड दूसरा 9 मंथ के बाद दूसरा शेड्यूल कब लगता है वैक्सीन का? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 9 मंथ के बाद अगला टीका कब लगता है? वैक्सीन शेड्यूल ही बताइए। जो वैक्सीन शेड्यूल का अगला टीका है वो कब होता है 9 मंथ के बाद? 1.5 year.
18 to 24 months, यही होता ना इसके बाद वाला, यही 2 टीके लगते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर। और अगर वैसे बात की जाए तो 2 टीके 4 वीक्स के डिफरेंस में फॉलोड बाय 1 टीका 1 ईयर आफ्टर, लेकिन वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है। 2 1 वीक अपार्ट एंड 1 ईयर अपार्ट। ये अगर जापानीज एन्केफेलाइटिस किसी भी एंडेमिक जोन में लगना है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत नहीं लगना है, तो ये वहां की बात है। ठीक, तो जापानीज एन्केफेलाइटिस हो गया। अब बहुत ज़्यादा जापानीज एन्केफेलाइटिस के बारे में हम जान नहीं रहे हैं, और कर्निक साइन, ब्रुजिन्स्की साइन, ये सब के सब इसमें मिलेंगे। और जब न्यूरोलॉजिकल पढ़ाया जाएगा तो कर्निक साइन एंड ब्रुजिन्स्की साइंस जो हैं वहाँ पर हम बताएंगे। तो अगर कर्निक साइन और ब्रुजिन्स्की साइन की अगर बात करेंगे तो वो एन्सेफेलाइटिस में मिलता है, इसलिए ऑब्वियसली जापानीज एन्सेफेलाइटिस में वो मिलेगा। और जापानीज एन्सेफेलाइटिस इज ए वायरल एन्केफेलाइटिस। एन्केफेलाइटिस केवल वायरल नहीं होती है, और भी तरीके की होती है, लेकिन जापानीज एन्केफेलाइटिस की बात करेंगे तो इट बिकम्स ओनली ए वायरल डिजीज। Now we move on to the other important program. The other important program is Anemia Mukt Bharat. Anemia Mukt Bharat. मुझे लगता है कि इस समय ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बनने जा रहा है, क्योंकि जितना भी आयरन फोलिक एसिड का प्रोग्राम था, अलग अलग प्रोग्राम के अंदर सब डोजेज बदल दिया है आयरन का। इसने इसका क्या था, 2018 से लेकर 2022 के बीच में every year 3% reduction in hemoglobin, reduction कह रहा है, 3.3% point difference in anemia level, 3% point anemia difference level, मतलब elevate करना है hemoglobin concentration वगैरह towards positive side, है ना। तो ये 3% every year, फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर 10% एनीमिया किसी एरिया में है तो अगले बार 10.3 हो जाएगा, उसके बाद 10.7 हो जाएगा, फिर 10.7 बाद 11 हो गया। तो 3% जिस पे है उससे 3% हर बार बढ़ते जाना चाहिए अनीमिया में। क्यों? क्योंकि एनीमिया की वजह से बहुत सारी कंडीशंस लाइक इंडिया लाइक कंडीशंस में अनीमिया में बहुत सारी डेथ होती है। तो अनीमिया का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, 6x6x6 मैट्रिक्स, जिसमें 6 क्या है, बेनिफिशियरीज हैं। ठीक है, देयर आर 6 बेनिफिशियरीज, देयर आर 6 इंटरवेंशंस एंड देयर आर 6 स्ट्रैटेजीज। तो हम बेसिकली इस बेनिफिशियरी और इंटरवेंशन के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रैटेजीज उतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं। अब 6 बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं? सबसे पहला बच्चा शुरू होगा 6 months to 59 months, that we talk as around 6 years, no sorry 5 years, 12 25 60 5 years है ना। इसके बाद 5 to 9 years, ठीक है, 10 to 19 years, 10 to 19 years, 20 to 49 years, non-pregnant, non-lactating women, then pregnant and lactating women। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना, यहाँ पर क्योंकि मेल और फीमेल दोनों हैं इसलिए इट बिकम्स 6 बेनिफिशियरीज ना। ओके, यहाँ चिल्ड्रन हो गए, यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों हो गए, तो इट बिकम्स एज बेनिफिशियरीज। सो अब बिफोर आई गो इनटू कि आयरन फोलिक एसिड कैसा दिया जाता है, इसमें इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। 6 इंटरवेंशंस कौन कौन से हैं? पहला आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन, आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन। दूसरा डीवर्मिंग, और डीवर्मिंग कितने बार? साल में 2 बार, ट्वाइस इन ईयर। उनके यहाँ एल्बेंडाजोल देते हैं। तीसरा इंटेंसिफाइड बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन इज व्हाट? बिहेवियर चेंज, लोगों को कई बार इंफॉर्मेशन एजुकेशन होता है लेकिन दे डू नॉट एक्ट,
बिहेवियर चेंज मीन्स मेकिंग पीपल टू एक्ट व्हाट इज करेक्ट. सो ये बिहेवियर चेंज या इंटेंसिफिकेशन या बिहेवियर चेंज के बारे में बात हो रहा है. चौथा है, इट टॉक्स अबाउट क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ anemia with digital methods. ठीक है ना. और कहाँ पर, एट पॉइंट जैसे CHC PHC लेवल पर, वहाँ पर अनीमिया की डिजिटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए. उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ अनीमिया. नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ अनीमिया, नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ अनीमिया जो ये प्रोग्राम कवर करता है वो हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं, ग्लोबिनोपैथीज हैं. उसके बाद फ्लोराइड है, फ्लोरीन. तीसरा मलेरिया है. ये प्रोग्राम इन लोगों को भी एड्रेस करता है. तो कौन से नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज पर अनीमिया ये अनीमिया में भारत करता है, हीमोग्लोबिनोपैथीज, फ्लोराइड एंड मलेरिया. Then it also talks about fortification of food, fortification of food with iron, जिसमें twin salt वगैरह is an example of fortification of food. Now fortification of food क्या होता है? What is fortification? किसी भी food की वैल्यू, किस चीज की वैल्यू, न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ा देना without bringing a change in, इसके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, या उसकी ओरिजिनल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसमें सिर्फ न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट हो गया. देन इट विल बी कॉल्ड एज फोर्टिफिकेशन. क्योंकि मिलाने से तो मिलावट भी हो सकता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. नाउ वी वर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज, क्योंकि वो स्ट्रैटेजीज पॉलिसी मेकिंग स्ट्रैटेजीज ज़्यादा होती हैं. सो वी नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजीज लेवल एट दिस मोमेंट. सो जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, तो इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू लर्न ऑल्सो. सो 5 years तक के बच्चों को 20 milligram ऑफ एलिमेंटल आयरन एंड 100 grams ऑफ फोलिक एसिड देते हैं, एंड दैट इज गिवन इन सिरप फॉर्म. ओके. 5 to 9 years में जो देते हैं, they give as 45 milligrams of elemental iron and 400 micrograms of folic acid, and they come as pink tablets. उसके बाद 10 to 19 years 6 okay. Now they come as 60 milligram of elemental iron and 500 microgram of folic acid. इसके बाद सब वैसे ही हैं. This is also the same. The point is कि यहाँ की जो टैबलेट्स होती हैं, they are known as blue tablets. और ये वाली जो टैबलेट्स हैं, इसको वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम ने ओवरकम किया है. और ये वीकली होते हैं. दीज आर रेड इन कलर एंड प्रेग्नेंटिंग एंड लैक्टेटिंग वुमन आल्सो रेड इन कलर. तो इनका पहले तो याद कर लीजिए 20 and 100, फिर उसके बाद 40 and 400, उसके बाद 60 and 500 विल रिमेन कंटिन्यूअस. इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते आते थे कि 100 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन, जो कि अनीमिया मुक्त भारत ने बिल्कुल चेंज कर दिया. सारे प्रोग्राम से उठा करके इन्होंने चेंज कर दिया. वन ऑफ द बेसिक रीजन इज आयरन कॉजेज कॉन्स्टिपेशन. दूसरा, ये वीकली बेसिस पे है एंड दिस इज डेली बेसिस. अच्छा, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन के लिए इन्होंने टाइम भी डिफाइन किया है. यहाँ पर पहले 100 आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स दिया करते थे. नाउ दे गिव एज 180 आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th month.
चौथे महीने से आयरन फोलिक एसिड की प्रेग्नेंट वुमन को देते हैं. And for lactating woman also after delivery, she is again given 180 days of tablets. तो 180 tablets before delivery मिलती है and 180 tablets after delivery मिलती है और उनका constituents same रहता है. So this is about anemia मुक्त भारत. ठीक है ना? Now we will go into National AIDS Control Program. We talk about the National AIDS Control Program. The National AIDS Control Program जो basically आया था it came in 1992 as National AIDS Control Program in 1992. Now then NACP 4 तक 2012 से लेकर 2017 तक चला था. Now we are talking in 2017 से 2014 तक, sorry 24 तक, National Strategic Plan for AIDS under National AIDS Control Organization के अंदर. अब we are talking in terms of National AIDS Control. अब जो कुछ important points हैं, सबसे पहला AIDS का केस इंडिया में कब आया था? It was in 1983. It was in Tamil Nadu. First AIDS का केस it came in Tamil Nadu in 1983. Second AIDS का केस जो आया 1986 में, कहाँ पर आया? चेन्नई में आया. ओके. अब ट्रांसमिशन, सबसे पहले पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात कर लें तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज व्हाट? कौन बताएगा? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर कौन सा है? HTLV, ह्यूमन T लिम्फोसाइट, HTLV3 सबसे कॉमनेस्ट है. उसके बाद लिम्फेडिनोपैथिक एसोसिएटेड वायरस और LAV वायरस, ये दोनों मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ HIV. ठीक है. नाउ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बाद किस रूट से रूट उनके 4 बेसिक रूट्स होते हैं. पहला इज सेक्सुअल रूट, दूसरा इज योर ब्लड रूट, तीसरा इज योर इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शन के, फोर्थ इज योर वर्टिकल रूट, और लेट मी से मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन. ओके. देखिए ब्लड रूट और वर्टिकल रूट दोनों में फर्क है क्योंकि दोनों का करियर दोनों एक ही है. यहाँ ब्लड भी ब्लड ही है और वर्टिकल ट्रांसमिशन भी ब्लड के ही थ्रू होता है. बट द पॉइंट इज वर्टिकल की मदर से चाइल्ड को हो रहा है. तो दूसरा इंजेक्टेबल. तो मोस्ट कॉमनेस्ट रूट ऑफ HIV is and the most inefficient route for HIV, most inefficient route is also sexual route. Most commonest and the most inefficient route. मतलब everybody is intercourse posting में तो हर बार 100% नहीं है, and it is least. ब्लड कंपोनेंट का लीस्ट होता है, लीस्ट कॉज, कॉमनेस्ट कॉज, बट दिस इज द हाईएस्ट एफिशिएंट, एफिशिएंसी में हाईएस्ट है. अब लीस्ट क्यों हो गया है? क्योंकि हम लोगों ने ब्लड की पॉलिसीज लगा दी है और हर बार ब्लड डोनेशन से पहले स्क्रीनिंग होता है तभी ब्लड चढ़ता है, इसलिए इसके चांसेस कम हो गए. पहले ब्लड की वजह से बहुत होता था. बाकी इंजेक्शन, जो ड्रग यूजर्स, ओपाइड यूजर्स होते हैं वो इंजेक्शन यूज करते हैं क्योंकि रिपीटेडली वही सिरिंजेस यूज करते रहते हैं, इसलिए उनको हो जाता है. वर्टिकल, एज ऑलरेडी सेड, दिस इज ट्रांसमिटेड बाय द मदर्स. नाउ
अदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज, अच्छा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, इसमें जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एड में होते हैं, एड्स में HIV एड्स। अच्छा अगर हम कई बार PLHIV लिख करके आएगा तो क्या होगा, पीपल लिविंग विद HIV एड्स, ठीक है ना, PLHIV स्टैंड्स फॉर पीपल लिविंग विद HIV एंड एड्स। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस वर्ल्ड के सिनेरियो में, इंडिया के सिनेरियो में क्या है, कौन बताएगा? इंडिया में मोस्ट कॉमनेस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन HIV के साथ कौन सा है? ट्यूबरकुलोसिस। वेयर एज वर्ल्ड में मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इज न्यूमोसिस्टिस कार्नाई, न्यूमोसिस्टिस कार्नाई। देखिए क्वेश्चन किस फॉर्म में बन के आता है, प्लीज नोट दैट। देखिए एक ही जैसी चीजें हो रही हैं, लेकिन जियोग्राफिकल डिफरेंस होने पर यू गेट अ डिफरेंस। ओके, सो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के बारे में हो गया। सो वर्ड में क्या है? न्यूमोसिस्टिस कार्नाई। अब इसमें कैटेगराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स होता है, जो कि कहाँ पर हाई इंसिडेंस है, कहाँ पर लोएस्ट इंसिडेंस है। वहाँ पर दो चीज़ों का हम लोग देखते हैं। एक तो ANC में पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, दूसरा हाई रिस्क ग्रुप। ये इन दो चीजों को इन्वॉल्व करते हैं। कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, ANC चेकअप के दौरान कितना परसेंटेज है, दूसरा हाई रिस्क ग्रुप में कितना परसेंटेज उस एरिया में है। एंड वी डिफाइन इट एज एन ABCD। मलेरिया प्रोग्राम में हम API देखते थे और हम 0 से लेकर के 4 तक कैटेगराइजेशन करते थे। यहाँ पर हम ANC या मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन में कितना है और हाई रिस्क ग्रुप में कितना है, दो चीजें देखते हैं। अब ANC हाई रिस्क ग्रुप के बारे में पहले बात कर लें। Who are the high risk groups? Who are the 5 high risk groups? The first is female sex workers, दूसरे MSW, men having sex with men, then you have the opioids or drug abusers, तीसरा migrants, जो कि ट्रकर्स ज़्यादातर होते हैं, और दूसरे माइग्रेंट्स जो लोग एक जगह से दूसरे जगह अपने काम करने की तलाश में जाते हैं और महीनों तक उनको रहना पड़ता है, तो दे आर नोन एज माइग्रेंट्स, जो बेसिकली ट्रकर्स। FSW, MSW, ओपाइड्स, ड्रग अब्यूजर्स और माइग्रेंट, ये हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं। और इन हाई रिस्क ग्रुप में कितना HIV की प्रेवलेंस रेट ज़्यादा होती है। तो अगर तो ANC में 1% से ज्यादा है और हाई रिस्क ग्रुप में 5% से ज्यादा है, तो क्या है ये? दिस इज कमिंग अंडर कैटेगरी नंबर 1, ठीक है। दूसरा है 1% से कम, लेकिन यहां पे भी 5% से ज्यादा। C डिस्ट्रिक्ट्स क्या है? 1% से कम और लेस देन 5%, यहाँ भी 1% से कम, लेस देन 5%। पर यहाँ पर क्या है? नोन हॉटस्पॉट्स, यहाँ पर नोन हॉटस्पॉट्स, यानी कि जहां पर इलीगल एक्टिविटीज हो रहे हैं वहां पर नोन हॉटस्पॉट्स है, यहाँ पर नोन हॉटस्पॉट्स हैं। तो ये कहलाएंगे 4 कैटेगरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन। मैं चीज़ों को सीक्वेंशियली लेकर के चल रहा हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके अंदर है ICTC। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज ICTC। नाउ व्हाट इज दिस ICTC? जब शुरू हुआ था, it began with VCTC, Voluntary Counseling and Training Center. Now ICTC because it is Integrated Counseling and Training Centers. Now ICTC के लिए
इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है यहाँ, 2 डिजीज के बारे में बात करता है ICTC टॉक्स अबाउट योर बेसिकली HIV इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन इन कोलैबोरेशन विद ट्यूबरकुलोसिस के साथ अभी चलने लगा है ICTC, इट बिकम्स इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। दीज आर व्हाट योर सेंटिनियल साइट्स, ठीक है ना। इन ICCT सेंटर्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, दो चीज होती है। फर्स्ट इज काउंसलिंग, 3 चीज, काउंसलिंग, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट, तीनों चीज होगी, काउंसलिंग, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट, तीनों चीज ICTC सेंटर्स के अंदर होंगे। अब ICTC सेंटर्स कितने तरीके की होती है ICTC सेंटर्स? तो ICT सेंटर्स पहले तो फिक्स्ड हो सकती हैं या मोबाइल हो सकती हैं, ठीक है। तो जो फिक्स्ड और मोबाइल के साथ में ICTC सेंटर्स में फिक्स्ड के बारे में अगर हम बात करें तो फिक्स्ड में या तो ये फैसिलिटी बेस्ड हो सकते हैं या स्टैंड अलोन। जहां पर बहुत ज्यादा पेशेंट का लोड है वहां पर ICTC अलग ही खोल दी गई हैं और वहां पर एक अलग डेडिकेटेड टेक्नीशियन है, अलग डेडिकेटेड टीम है। लेकिन जो फैसिलिटी बेस्ड है वो जो यूजुअल रूटीन के ब्लड एग्जामिनेशन और वो सब लोग कर रहे हैं, वही लोग इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी CHC पर अगर जाएंगे तो वही पैथोलॉजिस्ट, वही क्या कहते हैं लैब टेक्नीशियन आपका सैंपल, जो भी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन जाएगी उसका सैंपल HIV टेस्टिंग के लिए भी वही आदमी लेगा और दूसरे के लिए भी वही लेगा। स्टैंड अलोन में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस या अलग से फैसिलिटी बेस्ड होता है, वहाँ पर होता है स्टैंड अलोन बोलते हैं। दूसरे होते हैं मोबाइल। मोबाइल क्या होता है? मोबाइल वो होते हैं कि मूविंग, मतलब या तो वैन में या फिर ट्रेन्स में कहीं पर गए जहाँ पर वो फैसिलिटी लोगों तक लेकर के जाते हैं, लोग नहीं आते हैं वहाँ तक। दिस इज डन एज मोबाइल बेस्ड ICTC। और ICTC सेंटर्स एक्ट एज ए सेंटिनियल सेंटर्स एंड दीज आर ICTC। और दूसरा एड्स HIV के अंदर एक्टिव, पैसिव एंड सीरोलॉजिकल सर्विलांस तीनों होता है, 3 तरीके का होता है। जो एक्टिव के अंदर जो होता है वो सीरोलॉजिकल सर्विलांस जो होता है वो क्या होता है, डिटेक्टिव। अब हम आएंगे तीसरी चीज बात करने के लिए, HIV स्क्रीनिंग। ESR स्क्रीनिंग के लिए 3 चीजें याद कर लीजिए फॉर स्क्रीनिंग। दिस इज फॉर स्क्रीनिंग। E स्टैंड्स फॉर ELISA, R stands for rapid diagnostics and S stands for sample testing. ये कौन से स्क्रीनिंग है। और कंफर्मेटरी किससे होती है? वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट से कंफर्मेटरी होती है। और वेस्टर्न ब्लॉट क्या करता है? वो स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करता है। इट डिटेक्ट्स द स्पेसिफिक प्रोटीन, वायरल प्रोटीन, जो स्पेसिफिक वायरल प्रोटीन कोड होता है उसको डिटेक्शन का काम तो मोस्ट कंफर्मेटरी केस, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनिंग के साथ इनके पास एक फैसिलिटी होती है, जितने पेशेंट होते हैं उनको फॉलो करते हैं ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट। मेरी पेशेंट की अगर इच्छा है तो वो टेस्ट कराएगा और नहीं इच्छा है तो नहीं कराएगा। कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। इसे ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट बोलते हैं। तो ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट किसके रिलेटेड है? HIV एड्स से रिलेटेड है। किस प्रोग्राम से रिलेटेड है? रिलेटेड विद नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के साथ। दिस इज ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट ICTCs।
नाउ वी टॉक अबाउट द अदर कंपोनेंट के बारे में। अच्छा, सुरक्षा क्लिनिक्स के बारे में बात करेंगे। दिस इज ऑल्सो अंडर योर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर NACP और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका सिंबल तो आपको पता है ना, रेड रिबन होता है, ट्विस्टेड रेड रिबन, है ना। तो साइन भी अगर पूछते तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सुरक्षा क्लिनिक RTI या STDs, या RTI स्टैंड फॉर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, अगर स्टैंड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। या RTI STI अलग अलग इसलिए कह दिया है क्योंकि दोज हू ट्रांसमिट बाय सेक्सुअल मोड इट इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, और दोनों ही रिप्रोडक्टिव रूट की डिजीज होती है। जहाँ पे अदर देन सेक्सुअल रूट, वहाँ पर RTI दे आर नोन एज RTIs। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, डिस्चार्जेस होता है फीमेल को, किस तरह का यूरेथ्रल डिस्चार्ज है उस हिसाब से किट में मेडिसिन अवेलेबल होती है। वो सीधी वैसी मेडिसिन वो सिम्टम मैच करके वो किट दे दी जाती है और कुछ नहीं करना है। तो कितने किट्स हैं? देयर आर 7 किट्स और दे आर ऑफ ऑल डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर कोडिंग टू मैच द नीड्स। तो जो वहाँ का आदमी है उसको याद करा दिया था, ये सिम्टम आएगा तो A किट दे दो, B किट दे दो, C किट दे दो। ऑल इन ऑल यू हैव 7 किट्स। अब इन्होंने नया इनिशिएटिव शुरू किया है। वो नया इनिशिएटिव है बच्चों को एजुकेशन देना। 16 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग इन 9th and 11th क्लास। CBSE पैटर्न में बहुत पहले शुरू हो गया। 9th and 11th क्लास में इससे संबंधित टीचिंग देना, और टीचिंग के आवर्स कितने हैं? 16 आवर्स ऑफ टीचिंग। तीसरे इसी में ही रेड रिबन क्लब्स हैं। यहाँ पर लोग जाकर के अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं, और ये पीयर, इन्होंने फोकस किया है पीयर टू पीयर। मतलब HIV जो पॉजिटिव लोग हैं वो नॉन HIV पॉजिटिव को, या नॉन HIV पॉजिटिव जो सस्पेक्टेड है वो जा करके उसके बारे में ट्रेनिंग देना, या एक पर्टिकुलर लोकेशन में जा करके ट्रेनिंग करना। दिस इज नोन एज रेड रिबन क्लब बनाया हुआ है। एक दूसरे को ट्रेन करना, रीट्रेन करना, ताकि इसमें एक ही चीज़ है, प्रिवेंशन इज ओनली दी सोल्यूशन। अदरवाइज यू हैव व्हाट ART, दैट इज एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी, वो सिर्फ वायरल को सप्रेशन करता है ना। रेड रिबन के बाद अब हम जाते हैं इसकी स्ट्रैटेजीज में जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और टेस्ट होता है P24 टेस्ट होता है, जो कि वायरल लोड बताता है। वायरल लोड, और अब वायरल लोड किसका? HIV पेशेंट का। अगर हम वायरल लोड्स के बारे में बात करें, क्योंकि हम इसलिए यहाँ भी बता रहे हैं क्योंकि अपने बारे में अगली स्ट्रैटेजी जो बताने जा रहे हैं वो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं 90:90:90 स्ट्रैटेजी। ये SDG के तीसरा गोल के अंतर्गत, क्योंकि हेल्थ इज ऑलरेडी 3rd गोल के अंदर है, तो वो HIV, और वो क्या कहता है, बाई 2030 एड्स जो एपिडेमिक है उसको खत्म करना, ये SDG बोलता है। और हमारे यहाँ जो स्ट्रैटेजिक प्लान है, हम लोग पहले से ही बात कर रहे हैं, तो इस 2017 से लेकर के 2024 तक का हमारा प्लान है। एंड यहाँ पर वी टॉक अबाउट जीरोस। 3 जीरो होते हैं, जीरो इंसिडेंस। अब इंसिडेंस नहीं होना चाहिए। जो लोग हैं, जीरो डेथ एंड जीरो डिस्क्रिमिनेशन। किसके किसके बारे में बात हो गई? तो when they are talking about zero incidence, zero death and zero discrimination,
दिस इज कमिंग अंडर विच प्रोग्राम? 2017 नेशनल स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम के अंतर्गत। और ये 1990 क्या है? 1990 का क्या है? ये 1990 की स्ट्रैटेजी आप बताइए। जितने लोग HIV हैं वो 90% डिटेक्ट हो सके, लाइव डिटेक्शन। 90% जो लोग डिटेक्शन है उनको ट्रीटमेंट मिल सके ART का, और जिनको ट्रीटमेंट मिल रहा है ART का उनका वायरल लोड सप्रेशन हो सके। वायरल लोड सप्रेशन टू ए लेवल कि वो डिजीज नहीं कॉज करता है। ट्रिपल रेजिमेन, इसमें ट्रिपल रेजिमेन किस प्रोग्राम में यूज होता है? ट्रिपल रेजिमेन भी इसी प्रोग्राम में यूज होता है। लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट फॉर जो वुमेन्स होते हैं, लाइफ लॉन्ग, इसमें ट्रिपल रेजिमेन। ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? 1990 याद है? डिटेक्ट, ट्रीटमेंट, जो डिटेक्ट होते हैं उनका ट्रीटमेंट। जो जैसे 100 में से 90 लोग आए तो 90 में से 90% लोगों का ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो का ट्रीटमेंट हो रहा है उन ट्रीटमेंट का वायरल लोड सेपरेशन, सफिशिएंट वायरल लोड सेपरेशन होना चाहिए कि इससे डिजीज ना कॉज करे। और अब जो नया, हालांकि अब नए गोल्स जो आ रहे हैं जो इंटरनेशनली हो गया है, नाउ दे टेक इट एज 95, ठीक है ना? तो अभी मैं चीज़ वही है, लेकिन अगर 95:95:95 भी आएगा तो दिस विल बी ऑल्सो रिलेटेड विद योर HIV अगर somebody takes up the newest format। अच्छा, इसमें एक और है लिंक वर्कर स्कीम। लिंक वर्कर स्कीम, दिस लिंक वर्कर जो कम्युनिटी लेवल से लोगों को मोबिलाइज करके लेकर के आना ताकि HIV के बारे में पता चल सके, तो ये लिंक वर्कर स्कीम कहलाती है। एंड दिस लिंक वर्कर स्कीम इज अगेन रिलेटेड विद, अच्छा ड्रॉप इन सेंटर, एक चीज भूल गए थे। ड्रॉप इन सेंटर्स, ऐसे सेंटर्स जहां पर अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस का ट्रीटमेंट हो। जहां पर एड्स का ट्रीटमेंट होगा वो क्या कहलाएंगे? ART सेंटर्स। जहां पर अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन का ट्रीटमेंट होगा वो क्या कहलाएंगे? ड्रॉप इन सेंटर्स। अच्छा, कब बनाते हैं एड्स डे? 1 दिसंबर। और 2021 का क्या थीम है? ग्लोबल सॉलिडारिटी, ठीक है? ग्लोबल सॉलिडारिटी, ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Now this was in terms of अच्छा 2020 तक ये क्या कहता है? 2020 ये बोलता है कि 70% जो इन्फेक्शन है उनको खत्म, कंट्रोल कर लेना। कंट्रोल बाय इंसिडेंस रेट को 75% तक कंट्रोल कर लेना बाय 2020। अब इसे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एड्स प्रोग्राम में और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप इतने ही पॉइंट्स याद कर लो, ठीक है? Now we move on to different program. Now National Program for Prevention and Control of Diabetes. National Program for Control of Diabetes and cardiovascular diseases, cancer, diabetes and cardiovascular diseases. Cancer, diabetes and cardiovascular diseases. ये कैसा प्रोग्राम है? ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का प्रोग्राम है। अब इसमें भी बस मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स आपको बताऊंगा, और यहाँ पर जो सब सेंटर्स होते हैं, जो सब सेंटर्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है? अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग होती है। और अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग
above 30 years of age। यहाँ पर अब बीपी इंस्ट्रूमेंट्स और ग्लूकोमीटर प्रोवाइड किया जा चुका है और सब सेंटर में बेसिकली ज़्यादातर एएनएमसी रहती हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है ना। सबको जो 30 साल से ऊपर आएगा तो अब देखिए क्या होगा, 30 ईयर से ऊपर लोग अब हाइपरटेंशन सस्पेक्ट करने लगेंगे, ठीक है। दूसरा इसके ऊपर जब आएगा, दूसरा वाला कहलाता है एनसीडी क्लिनिक्स। एनसीडी क्लिनिक्स ये सीएचसी लेवल पर होती हैं। यहाँ पर क्या होगा, इनके जितने भी स्क्रीनिंग कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर रेज करने के लिए, चाहे आपका लिपिड प्रोफाइल हो गया, या फिर फाइनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज़, ये सब के सब एनसीडीज में होते हैं और इन्हें एनसीडी क्लिनिक बोलते थे। यहाँ लिपिड प्रोफाइल वगैरह सब चीज़ हो जाता है। दूसरा कैंसर प्रिवेंशन के बारे में चीज़ें बताते हैं। Now we go on to the different programs। इसमें भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई एम टेलिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम 1952 में आया था। नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। ये 1952 में आया था। यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विलेज। दो चीज़ होती है, डिस्टेंस एंड डेप्थ। डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कम से कम पानी ना मिल रहा हो जब प्रॉब्लम विलेज कहलाएगा, और कब डेप्थ कितनी होगी जो कहलाएगा। अगर 1.6 किलोमीटर तक और ये 15 मीटर्स 1.6 किलोमीटर तक के रेंज में अगर आपको साफ पानी नहीं मिल रहा है तो दिस इज अ प्रॉब्लम विलेज। यानी 1.6 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में आपको पानी मिलना चाहिए। कैसा पानी? पोर्टेबल वाटर। ऐसा नहीं कोई गंदा गंदा पानी मिल गया, वो नहीं। यू शुड गेट पोर्टेबल वाटर विद इन 1.6 किलोमीटर्स। और जब पानी ड्रिल डाउन करते हैं तो 15 मीटर्स के अंदर पानी मिल जाना चाहिए। अगर ये पानी नहीं मिलता है तो इट इज नोन एज प्रॉब्लम विलेज। स्वजल धारा, इसी के अंदर एक स्वजल धारा प्रोग्राम शुरू हुआ था 2002 से। स्वजल धारा प्रोग्राम, इसमें दो कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट था विलेज लेवल पर, दूसरा कंपोनेंट था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इट हैड टू कंपोनेंट, फर्स्ट विलेज लेवल एंड द सेकंड वाज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इन स्वजल धारा का भी बेसिक पर्पस यही था, द सेफ ड्रिंकिंग वाटर लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। जस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज, कितना अमाउंट ऑफ पानी वाटर सप्लाई रूरल एरिया में मिलना चाहिए। 40 लीटर्स पर डे पर पर्सन इनका टारगेट है। एक आदमी को 40 लीटर पानी हर दिन मिलना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान अब आ जाते हैं, जो 2 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था और टारगेट बेस हुआ था 2019 तक। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से लेकर के 2019 तक था, लेकिन अभी ये आगे बढ़ गया है। इसका मेन प्राइमरी क्या था? इरेडिकेट ओपन डिफिकेशन। जो भी ओपन डिफिकेशन है उसको बिल्कुल खत्म कर देना इस प्रोग्राम के अंदर। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, ठीक है। इसके भी दो कंपोनेंट थे, स्वच्छ भारत ग्रामीण और स्वच्छ भारत ग्रामीण और अर्बन। दोनों की ये चीज तो कॉमन थी, लेकिन अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ से शुरू होता है? प्राइमरी साइट पर वेस्ट का डिस्पोजल होना, यहाँ से सेकेंडरी साइट पे जाना, ट्रांसपोर्ट होना, फिर यू हैव सेकेंडरी साइट्स एंड देन यू हैव ट्रीटमेंट एंड देन डिस्पोजल। प्राइमरी साइट से एक वैन या कुछ लेकर के सेकेंडरी साइट पे आएगा, सेकेंडरी साइट पे ट्रीटमेंट होगा और ट्रीटमेंट के बाद गार्बेज का डिस्पोजल हो जाएगा। ये अर्बन में होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूरल में नहीं होता है। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो डिफरेंशिएटिंग है, बाकी चीज़ तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो विल नॉट टॉक अबाउट ऑल दोस इम्पोर्टेंट। अब दूसरा आएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था? TFR को रिप्लेसमेंट लेवल पर ले जाना, और ये रिप्लेसमेंट लेवल तब कहलाता है जब ये 2.1 हो जाए। और अगर हम देखें तो 12th 5-year प्लान भी यही बात करता है। अब सारे प्रोग्राम 2.1 के बारे में बात करते हैं क्योंकि 2.1 इज द रिप्लेसमेंट लेवल। और एक और बात करता है, ये कहता है कि पॉपुलेशन को, इंडिया की पॉपुलेशन को 2045 तक स्टेबल कर देना। तो कब तक? 2045 तक इंडिया की पॉपुलेशन को स्टेबल करने का, और वो तभी स्टेबल होगा जब TFR 2.1 हो जाएगा। तभी भी हमारा 2.1 नहीं है। यहाँ पे बहुत एक जो अलग समझे भी लगा था, ये ड्रॉप आउट्स के बारे में, कॉलेज ड्रॉप आउट्स के बारे में बात करता है। यानी कि 80% तक ड्रॉप आउट्स घटा दे, जो कॉलेज में एब्सेंटिज्म होती है उसको 80% तक घटा देना, मतलब मैक्सिमम 20% तक ही ड्रॉप आउट्स रहे। दूसरा ये डिलीवरीज के बारे में बात करता है। जो डिलीवरीज हमें पता है, पहली चीज़ तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कम से कम 80% होनी चाहिए, और जो बाहर भी डिलीवरीज हो रही हैं और 100% डिलीवरीज ट्रेंड होनी चाहिए। इसलिए ट्रेंड डाइस का कंसेप्ट आया था। अगर ये घर पे भी डिलीवरीज हो रही हैं तो ट्रेंड हैंड से हो, चाहे वो NM करे, चाहे वो डाइस करें। और इसीलिए बाद में किट्स भी अवेलेबल हो गई, जो आशा के पास किट्स भी अब अवेलेबल होती हैं। दिस इज ऑल इन कॉन्सिक्वेंस की अगर डाइस है तो वो ट्रेंड किट्स लेकर के उनको ट्रेनिंग की जाती है, और ट्रेनिंग करने के बाद उनको किट्स दे दी जाती है। सो दिस इज इन रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। बस इतना ही याद करिए। उसके बाद एक प्रोग्राम आता है 20 पॉइंट प्रोग्राम, एंड दिस इज नोन एज द कटिंग एज प्रोग्राम फॉर द पुअर। 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम इज नोन एज द कटिंग एज प्रोग्राम फॉर द पुअर, क्योंकि जो 20 पॉइंट्स हैं वो पुअर्स के बारे में ही है, और उसके जो 8 पॉइंट्स हैं दे आर रिलेटेड टू हेल्थ। 20 पॉइंट प्रोग्राम में 8 पॉइंट्स रिलेटेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देयर आर 18 प्रोग्राम। तो कटिंग एज जो कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है दिस 20 पॉइंट प्रोग्राम। आई एम नॉट डिस्कसिंग व्हाट आर द 20 पॉइंट्स, ठीक है, तो याद होगा नहीं, तो याद करके फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी दूसरा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। सो जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। स्वजल धारा वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। नाउ जय विज्ञान मिशन, जय विज्ञान मिशन। क्या बेटा कुछ छूट गया क्या? सेकंड पॉइंट 8 पॉइंट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ। इसमें जो 20 पॉइंट्स हैं उसमें से 8 पॉइंट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ। रूमेटिक फीवर के लिए जय विज्ञान प्रोग्राम शुरू हुआ। एक प्रोग्राम था उज्ज्वला योजना, दूसरा प्रोग्राम था उज्ज्वल। इलिसिट ट्रैफिकिंग के लिए, जो बच्चों को जो इलिसिट ट्रैफिकिंग होता है, जो बच्चों को उठा ले जाते हैं और वो सब करते हैं, तो उसके लिए जो प्रोग्राम शुरू हुआ था दैट इज नोन एज उज्ज्वल स्कीम, और वो था उज्ज्वला योजना। दिस इज उज्ज्वल स्कीम।
देख लो थोड़े थोड़े में फर्क हो रहा है। उज्ज्वल स्कीम में का फिर पता बच्चों इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, टू पुट एन एंड टू इलिसिट ट्रैफिक। और उज्ज्वला योजना एलईडी बल्ब वगैरह घर में प्रोवाइड करना, उज्ज्वला योजना, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड दैट इज रिलेटेड टू लोगों की बेनिफिट्स के अलावा। नेशनल प्रोग्राम फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। नेशनल प्रोग्राम फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज थी? विजन। प्लीज अभी कितनी विजन होनी चाहिए कि वो ब्लाइंडनेस कहलाएगा, कितनी विजन पर हो ब्लाइंडनेस कहलाएगा। एक तो 10 डिग्री से ज्यादा फोकस ना कर सके, सेंट्रल ऑफ फिक्सेशन से 10 डिग्री तक फोकस ना कर सके। अगर सेंट्रल ऑफ फिक्सेशन से बारे में बात करें, ये कम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो क्या है? 3/60 से अगर कम है विजन तो उसे हम ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में ले जाते हैं। इसे हम लीगल ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, इसे हम सोशल ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज लीगल ब्लाइंडनेस एंड दिस इज आल्सो नोन एज सोशल ब्लाइंडनेस, ठीक है। एक और ब्लाइंडनेस होती है जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस। इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस अगर वो 6/60 से कम है तो दिस इज नोन एज इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस। अब आप जो बता रहे थे कैटरैक्ट, वो मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज कैटरैक्ट। मोस्ट commonest cause of blindness in India is cataract. ठीक है। दूसरा, इसमें स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है। दूसरा, स्कूल आई स्क्रीनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो वहाँ के टीचर्स वगैरह होते हैं उनको 1 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो विजुअल चार्ट्स होते हैं और स्नेल्स चार्ट जिसे बोलते हैं, या कलर ब्लाइंडनेस के जो चार्ट्स होते हैं, ये सब इनको दे दिए जाते हैं, ठीक। इनका क्या काम है? रेफर करना। और ये कब रेफर करेंगे? तुरंत हायर सेंटर्स इनको रेफर ही करना है। क्या? जब विजन इज लेस देन 6/9, ठीक। तो ये लोग जो लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं कब रेफर करेंगे? जब विजन इज लेस देन 6/9। अब एक और चीज जो इस्तेमाल हो रही है, विजन 2020। अब विजन 2020 के 2 परिप्रेक्ष्य हैं, एक इंडियन और दूसरा वर्ल्ड। तो विजन 2020 के जो इंडिया का है, RC²D, याद RC²D। इसके कॉजेस कौन कौन से हो गए आपके? R stands for refractive errors. C stands for childhood. C stands for cataract. D stands for diabetes retinopathy. R stands for your refractive errors. ये इंडिया के विजन 2020 है।
और कई बार पूछा जाता है कि ट्रैकोमा विजन 2020 में आता है, नहीं आता है, लेकिन अगर यही ग्लोबल हो जाएगा तो वहाँ पर चाइल्डहुड और रिफ्रैक्टिव एरर्स के साथ ट्रैकोमा जुड़ जाता है और ऑन्को न्यूरेसिस। स्पेलिंग लिख लो भाई, ऑन्को स्पेलिंग लिख लो, ONCHOCERCIASIS, ऑन्कोसरसियासिस। तो ये ग्लोबल में है, तो आपको देखना पड़ेगा विजन 2020 किसके बारे में। तो डोंट गेट कैरिड अवे कि तुरंत ट्रैकोमा कई बार एलिमिनेटिंग ऑप्शन होता है अगर इंडियन सिनेरियो में, और हर कोई को लगता है ट्रैकोमा, तो क्योंकि इंडियन सिनेरियो में ये बहुत कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नहीं है, तो उसके लिए 25 अगस्त और 8 सितंबर के बीच में, 25 अगस्त और 8 सितंबर के बीच में ये कॉर्नियल बैंक चलाते हैं, यहाँ पर कॉर्नियल डोनेशन के लिए कैंप चलाए जाते हैं फोर्टनाइटली, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रहता है। अच्छा, नेशनल आइडियल डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम करेंगे, नेशनल आइडियल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल आइडियल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल बेसिकली किस लिए प्रोग्राम है? बेसिकली मॉनिटरिंग करने के लिए आयोडीन स्टेटस कम्युनिटी में, मास एजुकेशन देने के लिए, ताकि जो एंडेमिक गोइटर वगैरह है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की वजह से वो ना होने पाए। दो मेजर इसके लिए हैं, ठीक है ना। बाकी सर्विस वगैरह, तो जो नॉर्मल आयोडीन इंटेक कितना नॉर्मल का होता है, दिन में कितना होना चाहिए? 100 to 150 माइक्रोग्राम्स होना चाहिए। डेली इंटेक इज 100 to 150 माइक्रोग्राम्स। अच्छा, ये स्क्रीन करते हैं, 2 लेवल पे स्क्रीनिंग करते हैं। पहले लेवल पर मैन्युफैक्चरर लेवल पर, दूसरा कंज्यूमर लेवल पर आयोडीन की मॉनिटरिंग होती है। 2 लेवल्स पर होती है, कंज्यूमर लेवल पर और दूसरा मैन्युफैक्चरर लेवल पे। तो जो मैन्युफैक्चरर लेवल पे होनी चाहिए वो 30 पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए, और जो कंज्यूमर लेवल पर होनी चाहिए वो 15 पार्ट्स पर मिलियन। जो आपका आयोडीन का सैंपल है, दैट शुड बी देयर इनटू इट, ठीक है। सर सेकंड क्या था? मैन्युफैक्चरर लेवल पर सॉल्ट में और यूरिन में 2 जगह आयोडीन का लेवल देखते हैं, सॉल्ट एंड यूरिन सैंपल्स। सॉल्ट में तो जो कंज्यूम कर रहा है, यूरिन सैंपल जहां पर, एंड दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल इम्पैक्ट फैक्टर। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो सॉल्ट है, जो इन्वेस्टिगेटर्स जाते हैं, वो पहले तो सॉल्ट जो भी, तो ये जो सॉल्ट ये कहाँ पर चेक होगा? शॉपकीपर्स के पास, जो यूज़ कर रहे हो सही सॉल्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पर जो दे रहे हैं वो है प्रिंसिपल इम्पैक्ट फैक्टर। और फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइड सॉल्ट्स NIN यूज़ करता है, फोर्टिफाइड सॉल्ट जिसमें पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल करता है और आयरन का इस्तेमाल करता है। तो जो पोटेशियम आयोडाइड का कंटेंट होता है 40 माइक्रोग्राम्स एंड 1 मिलीग्राम ऑफ आयरन।
ये जो NiN फोर्टिफाइड सॉल्ट्स बनाता है, यानी कि वहाँ पर आयरन का भी शुरू हो गया, इसे ट्विन सॉल्ट्स बोलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स आई हैव कवर्ड। कुछ और नया अगर आएगा तो टाइम टू टाइम आई विल अपडेट, बट आई फील कि इतने में से आपका पर्पस सॉल्व हो जाना